साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। किसान भाइयों, अगर आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशु पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं तो बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और आज मुर्गी पालन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा स्कोप है। जी हाँ, पर उसके लिए आपको मुर्गी पालन से संबंधित संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, मुर्गी पालन के लाभ। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर लक्ष्मी चौहान जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। साथ ही हमारे बीच हैं सुदीप चौरसिया जी, जो कि एक सफल किसान भाई हैं, जो कि रायसेन से हैं। और साथ ही हैं लक्ष्मण सिंह मीणा जी, जो कि ग्राम गोकलपुर विदिशा से हैं। तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है डॉक्टर लक्ष्मी जी आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन के संबंध में अभी कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए। अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, तो मुर्गी घर में जो चूजे होते हैं उनकी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे में उनके लिए सबसे पहले जो मुर्गी घर है उसमें बिछावन बिछाना चाहिए। 2 मीटर घेरे का एक गोला बनाना चाहिए, उस घेरे में बच्चों को रखना चाहिए और एक बल्ब लगा देना चाहिए, जिससे कि गर्मी बनी रहती है। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो छोटे चूजे होते हैं वो ठंड के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए 3 से 4 हफ्ते तक जो बच्चे हैं उनको उसी में रखना चाहिए। और आहार से संबंधित जैसे कि मुर्गियों को दाने में मक्का और सोयाबीन देना चाहिए। अगर आपके पास मक्का नहीं है तो आप दूसरा जो अनाज है जैसे कि ज्वार है वो यूज़ कर सकते हैं। और सोयाबीन की जगह आप अरहर या जो भी मूंगफली का खली है वो उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संतुलित आहार बना सकते हैं चूज़ों के लिए। और ठंड है तो जो दरवाजे खिड़की है उसमें तिरपाल लगा सकते हैं, तो थोड़ा ठंड से बचाव करेंगे तो बीमारियों से मुर्गियाँ बची रहती है और अच्छे से वृद्धि होती है मुर्गी की। लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मुर्गी पालक भाइयों, आपने देखा और जाना कि किस तरह से ठंड में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से आहार बनाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ सुदीप चौरसिया जी हैं, जो कि एक सफल युवा किसान भाई हैं। तो सुदीप जी, आप जैसा कि वर्मी कंपोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, तो आप पहले तो बताएं वर्मी कंपोस्ट क्या होती है और आप अपने बारे में हमें बताएं। मेरा नाम सुदीप चौरसिया, ग्राम गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश का मैं किसान हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता हूँ। साथ ही किसानों को इसकी अवेयरनेस देता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से केमिकल से आपको जैविक में आना है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके आप केमिकल से रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर आ सकते हैं। जैसा कि जब आप बोनी के समय या बोनी से पहले आपको क्या करना है, अधिकतर बोनी के पहले आपको क्या करना है कि जब आप आखिरी जुताई करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को आपको अपने खेत में फैला देना है और उसको जुताई करके फिर जो है उसके बाद आप जिस भी तरीके से अभी आप खेती कर रहे हैं तो उस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। डीएपी आपको डालना है वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये एक तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एकदम से आप रासायनिक से जैविक की ओर नहीं आ सकते या फिर प्रोडक्शन गिरता है। तो धीमे धीमे आप अपनी ज़मीन को ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाइए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप जितने जल्दी ऑर्गेनिक कार्बन अपना गेन कर सकते हैं ज़मीन के अंदर, उतने जल्दी आप उसको गेन कीजिए और फिर पूर्णतः आप जैविक खेती की ओर आ सकते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट आपका एक कारगर उपाय सिद्ध होगा, जिसमें आप धीमे धीमे वर्मी कंपोस्टिंग की मात्रा बढ़ाते जाइए, जिससे आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा और उसके बाद आप तुरंत जैविक खेती में आ सकते हैं। साथ ही इसका दूसरा उपाय एक और हो सकता है कि जो आपके खेत में
फसल अवशेष बचता है लास्ट में, जिसमें आप आगी लगा देते हैं या किसी भी तरीके से आप अपने खेत से बाहर कर देते हो, बाद में उसको नष्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह यह है और मेरा भी मानना यही है कि आप उसके अंदर जो है खेत में उसको अल्टा पल्टी कर दें, मिक्स कर दें, और उसके ऊपर बहुत सारे डिकम्पोज़र आ रहे हैं और आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे डिकम्पोज़र अवेलेबल हैं, जिनको आप उनके ऊपर स्प्रे करके और उसको डिकम्पोज करके फिर आप चौरसिया जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, पर क्या आप साथ ही साथ कुछ जैविक उत्पाद भी बनाते हैं? जैविक उत्पाद में मैम अपने पास अभी वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत मिल जाएगा अपने पास, गौमूत्र, ये सारी चीज़ें अपने पास अभी उपलब्ध हैं वर्तमान समय में। अर्थवम, केचुआ, ये सारी चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं। अभी हमारे बीच लक्ष्मण सिंह मीणा जी भी हैं, जो कि एक सफल किसान भाई हैं। तो लक्ष्मण जी, जैसा कि आप नर्सरी प्रबंधन करते हैं, तो इसमें आप युवाओं का भविष्य कैसा देखते हैं? जैसा कि मैम आजकल देख रहे हैं कि गांव के युवा सिटियों की तरफ दौड़ रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाहें तो हमारे खेतों पे, हमारे घर के आसपास, हमारे गांव में बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। सिर्फ बात यह कि हमको मन बनाना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। बगैर किए तो कुछ होता नहीं। आदमी सोचता है कि बस चलो और नकदी पूंजी मिल जाए, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और इसके लिए नर्सरी एक बहुत बड़ा रोजगार देने का एक साधन है। मैं छोटे से गांव में, एक जंगली क्षेत्र में मेरा गांव है, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, और जिला मुख्यालय से भी 100 किलोमीटर की दूरी पर इतना इंटीरियर एरिया है जहाँ जो लोग मेरी नर्सरी पर पहली बार जाते हैं उनको लगता है कहाँ जंगल में आ गए, इतना इंटीरियर क्षेत्र। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी जी, साथ ही हैं सुदीप चौरसिया जी, जो कि वर्मी कंपोस्ट पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और साथ ही हमारे बीच हैं लक्ष्मण सिंह मीणा जी, जो कि नर्सरी प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं नर्सरी प्रबंधन के साथ साथ आप कौन कौन सी फसलें लगा हैं, उस संबंध में आप हमें बताएं। नर्सरी, क्या आप पशुपालन भी करते हैं? जी साथ हाँ, में? पशुपालन भी करते हैं। तो आप सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताएं। आप मल्टी टैलेंटेड है और बहुत सारे कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं। जी, मैं नर्सरी की व्यवसाय करके भी अच्छी आमदनी मुझे प्राप्त हो जाती है। छोटा सा किसान होने के बावजूद भी, और मेरे पास पानी की बहुत कमी है, इसके बावजूद भी मैं कम पानी में और कम खेती में अच्छा मुनाफा कर लेता हूं। और मैं सभी किसानों को, दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि आप कुछ नया करें। औषधि खेती में भी, जैसे कि किसान गेहूं, चना, सोयाबीन की अपेक्षा औषधि खेती में अगर आते हैं तो बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। पिछले वर्ष मैंने 6 बीघा खेत में अश्वगंधा की खेती की थी, जिससे मुझे 5 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई, और इसमें 1 लाख रुपए लागत लगी, जिससे बहुत सारे मजदूरों को भी अपना रोजगार मिला और मुझे भी अच्छी आमदनी हुई। तो जैसा कि अभी मीणा जी आपने हमें बताया कि आपने जो है बहुत कम लागत में बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त की, तो आप हमारे युवा किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं हमारे सभी युवा साथियों को, युवा किसानों को यही सलाह देना चाहूँगा कि कुछ हटके करना सीखो। किसी भी नए काम के लिए एक किसान के अंदर झिझक होती है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अपने खेत में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए हम जब करेंगे खेत में, तभी तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे खेत में हो रहा है या नहीं हो रहा है।
जब हमारे पड़ोसी के खेत में होता है, हमारे ज़िले में, हमारी तहसील में जो फसलें होती हैं, हमारे खेत में क्यों नहीं होंगी? वो तो सिर्फ मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाली बात है। किसान कुछ हटके करने की सोचते ही नहीं है, जो सब कर रहे हैं वो ही करते रहें, उसमें फ़ायदा हो ना हो, ऐसी स्थिति बनी है। मीना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों, इनकी सफलता का शायद यही राज है कि नई नई पद्धतियों को सीखना, उन्हें अपनाना। तो आप भी इसी तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और उन्हें सीखें। और अगला सवाल जो है मेरा लक्ष्मी जी आपसे है, जैसा कि ग्रामीण परिवेश हेतु आप हमें मुर्गियों की नस्लों के बारे में बताएं। जी, आजकल जो विकसित नस्लें पाई जाती है, जैसे कि पहले देसी नस्ल पाली जाती थी जिनका उत्पादन बहुत कम होता था, जैसे कि वर्ष भर में एक जो मुर्गी है 100 अंडे से कम देती है, तो किसान को इतना मुनाफा नहीं होता। तो अभी कुछ विकसित नस्लें सरकारी संस्थाओं ने विकसित की है। तो ऐसी विकसित नस्लें हैं जैसे कि नर्मदा निधि, जो कि जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। उसको पाल कर आप मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। उसका उत्पादन क्षमता 100 अंडों से अधिक है, तो कम समय में जो किसान लोग हैं वो ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। उसके अलावा अगर देसी पालना चाहते हैं तो कड़कनाथ मुर्गी है, वो भी, उससे भी अच्छा उत्पादन मिलता है, क्योंकि उसका जो मांस है उसमें प्रोटीन की खासियत होती है, आयरन ज़्यादा होता है, तो उसका भी अच्छा मुनाफा मिलता है किसानों को। और इसके अलावा और भी नस्लें हैं जैसे कि वनराजा, गिरिराजा, गिरिरानी, इनकी भी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। तो इस ओर किसानों को रुख करना चाहिए और ऐसी नस्लें पालनी चाहिए। तो साथ ही लक्ष्मी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे स्तर के मुर्गी पालक हैं जी, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जी, उन्हें मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं मुर्गी पालन और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए जो उनका भवन निर्माण है वो भी छोटे स्तर पे शुरू कर सकते हैं। उसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे खुले बाड़े में भी मुर्गियों को पाल सकते हैं, और या तो अर्ध सघन या पूर्ण सघन अवस्था में रख सकते हैं मुर्गियों को। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और वैज्ञानिक तरीके से मुर्गियां पालन कर सकते हैं। अगर कोई खुले बाड़े में मुर्गियों को पाल रहा है तो उसमें क्या होता है कि दाने में कोई खर्च नहीं होता है। मुर्गियां जो बाहर जो कुछ मिलता है खेती का या किचन, ये जो रसोई का जो बचा हुआ खा लेती हैं और उससे अच्छा मुनाफा मिलता है। पर जो खुले बाड़े में नुकसान ये होता है कि कोई भी कुत्ता या बिल्ली जो इन मुर्गियों को खा लेता है तो किसानों का नुकसान हो जाता है। तो धीरे धीरे किसानों को अर्ध सघन अवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें कि दिन के समय में बाहर रखते हैं मुर्गियों को और शाम के समय में उसको थोड़ा आसरा देते हैं। तो जब दिन में मुर्गियां जब बाहर घूमती हैं तो जो बाहर जो कुछ मिलता है वो खा लेती हैं, और जो शाम को जब किसान अपने घर में रखते हैं तो जो भी खेत का बचा कुचा जो देते हैं तो उससे थोड़ा बहुत वृद्धि अच्छी होती है मुर्गियों की। तो इस तरह से आप भवन निर्माण का चयन कर सकते हैं कि हम किस तरह से मुर्गियों को रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से मुर्गियों को रख सकते हैं किसान भाई। हम जैसा कि मीना जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि नर्सरी प्रबंधन के साथ साथ आप औषधि से भी संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उस संबंध में आप हमें जानकारी दें। ऐसा है कि किसी एक काम पर किसी भी किसान को निर्भर नहीं होना चाहिए। एक के साथ कोई और साइड में दूसरा काम होगा, किसी में घाटा भी हुआ तो किसी दूसरे में फायदा हो जाएगा। किसी एक चीज़ पर निर्भर रहना ठीक नहीं है किसान के लिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है हमें अर्थ की आवश्यकता। किसान को अगर पैसा आते से बंद हो जाएगा तो उसकी चाल रुक जाएगी। इसके लिए हमें कई चीज़ें ध्यान में रखना होता है। तो नर्सरी के साथ साथ औषधि खेती हम जो करते हैं उससे भी हमें अच्छा मुनाफा होता है। इसके साथ साथ सब्जी की खेती भी हम करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी से करते हैं मल्चिंग ड्रिप के द्वारा। तो वो भी हमारे लिए एक आय का बहुत अच्छा साधन होता है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15%
नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी जी, साथ ही हैं सुदीप चौरसिया जी जो कि वर्मी कंपोस्ट पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और साथ ही हमारे बीच हैं लक्ष्मण सिंह मीणा जी जो कि नर्सरी प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी टेक्निक से सब्जी की खेती जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा हमारे लिए मिलता है। जैसे कि खीरा ककड़ी है, टमाटर है, तरबूज है, टिंडा है, लौकी है और शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है। नाना प्रकार की सब्जियों की खेती हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। मल्चिंग ड्रिप में शासन हमें अनुदान भी देती है। साथ साथ आपको और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, इसमें फिर सब्जी विस्तार में जब हमने अच्छा काम किया, दलहन पे अच्छा काम किया, तुअर की खेती बहुत शानदार हम लोगों ने की, तो हमको आत्मा परियोजना कृषि विभाग से सर्वोच्च किसान पुरस्कार मिला। तो लक्ष्मण जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और वाकई आप हमारे युवा किसान भाइयों के लिए एक प्रेरणा है और आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल जो है चौरसिया जी मेरा आपसे है, जैसा कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो युवाओं को नई नई टेक्नोलॉजी सीखना और उन्हें अपनाना कितना ज़रूरी है आज के समय में? मैम, विज्ञान वरदान है और इस वरदान का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आज बहुत सारी युवा पीढ़ी मोबाइल चलाती है, सारी चीज़ें देखती है, तो यूट्यूब या ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर जानकारी अवेलेबल है। तो कृषि क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत बृहद बहुत उसमें आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। आज मोबाइल के माध्यम से आप अपनी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर अभी जो छोटे छोटे स्प्रिंकलर चल रहे थे, अब इतने बड़े बड़े स्प्रिंकलर आ चुके हैं और उनसे पानी की भी बचत होती है। आप एक स्प्रिंकलर से 1 एकड़ की सिंचाई कर सकते हैं। उसमें आपका लेबर कॉस्ट बच जाता है, जो आपकी मजदूरी का खर्च रहता है। आप ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कई सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिनसे कि आप अपना बहुत सारा खर्च बचा सकते हैं और अपनी आमदनी को दोगुना भी कर सकते हैं। दोगुना तो छोड़िए, आप 10 गुना भी कर सकते हैं। केवल आपको अपना थोड़ा सा उस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तो चौरसिया जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और किसान भाइयों आप भी नई टेक्नोलॉजी को सीखे समझे जाने। और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से आप खेती बाड़ी से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल जो है मेरा लक्ष्मी जी आपसे है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुर्गियों की मुख्य बीमारियों के बारे में आप हमें बताएं। मुर्गियों की कुछ बीमारियां ऐसे होती है जिसका बचाव ही उसका समाधान होता है। उस बचाव के लिए टीकाकरण करना आवश्यक होता है। कुछ 2 बीमारी है, जैसे कि मैरेक्स बीमारी और रानीखेत बीमारी। इनमें ऐसे होता है कि जब मुर्गियां जिनका टीकाकरण नहीं होता है, ऐसी मुर्गियां जब बड़ी हो जाती है और जब ये बीमारी आ जाती है और टीकाकरण नहीं हुआ होता है, तो उस समय क्या होता है, सारी मुर्गियां साथ में मर जाती है और हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि बचाव ही उसका इलाज है। अगर आप उस समय जब मुर्गियों को कुछ दवाई देते हैं तो मुर्गियाँ ठीक नहीं हो पाती है। तो इसलिए इन बीमारियों का टीकाकरण करना चाहिए। मैरेक्स बीमारी का सिर्फ एक टीका होता है जो कि पहले दिन होता है, जब चूजा जन्म लेता है उसी दिन करना चाहिए। और जो रानीखेत बीमारी है उसके 3 टीके होते हैं जो कि पहले सप्ताह में दिया जाता है नाक और आँख के द्वारा, और तीसरे सप्ताह में जो उसका दूसरा टीका होता है वो पानी के द्वारा दिया जाता है, और उसका जो तीसरा टीका होता है वो 10 सप्ताह की उम्र में उसके बाद दिया जाता है। तो इस तरह से ये 2 बीमारियां हैं मुर्गियों की। अगला सवाल चौहान मैम हम आपसे ये करना चाहेंगे कि चलते चलते आप मुर्गी पालक भाइयों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? मुर्गी पालक भाइयों को मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि मुर्गी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। इससे कि रोज़गार भी मिलता है। इस व्यवसाय को महिलाएं भी कर सकती हैं, और इसका जो उत्पादन है, जैसे कि इसका अंडा और मांस, ये एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत है जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और इसको कम लागत से शुरू कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इसको शुरू करने के लिए कोई खर्च भी नहीं लगता। तो मेरी शुभकामनाएं हैं किसानों के लिए कि आप ये व्यवसाय शुरू कीजिए।
तो लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदीप चौरसिया जी, आपने वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही लक्ष्मण मीना जी, जिन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक बातें कही और साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छे नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। दर्शकों, वक्त है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अब 15% नमी वाली सोयाबीन भी खरीदी जाएगी। पराली जलाने पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना। मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम। झुलसा रोग से बचाए आलू और पावर टिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। सोयाबीन किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2024-25 सत्र के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत सोयाबीन खरीद के नमी मानकों में छूट की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत अब 12% की निर्धारित सीमा के बजाय 15% तक की नमी वाली सोयाबीन की खरीद की जाएगी, जिससे गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। ये निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्री की स्वीकृति से लिया गया है और इसका उद्देश्य उन सोयाबीन उत्पादकों को राहत प्रदान करना है जो खरीफ मौसम के दौरान अनियमित मौसम की वजह से अपनी फसल में उच्च नमी स्तर का सामना करते हैं। नई व्यवस्था के तहत मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त नमी वाली सोयाबीन की खरीद से होने वाले किसी भी अतिरिक्त खर्च या नुकसान की भरपाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि दुगनी कर दी है। अब 5 एकड़ से अधिक भूमि पर पराली जलाने की हर घटना पर किसानों से 30,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया गया है, जिसमें अदालत ने पराली जलाने पर मामूली जुर्माने को हास्यास्पद करार दिया है। केंद्र सरकार ने अधिरूपण, संग्रह और उपयोग संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया, जिसके तहत पर्यावरण मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों को इस नए जुर्माने को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया था। अब पराली जलाने की प्रत्येक घटना पर 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 2500 की जगह 5,000 रुपये और 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 5 की जगह 10,000 एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 15 की जगह 30,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। मध्य प्रदेश मसाला फसलों का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड 8,32,419 हेक्टेयर में मसाला फसलों की बोनी कर 54 लाख टन से अधिक मसाला फसलों का उत्पादन किया है, जो एक रिकॉर्ड है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसान भाइयों को कृषि के साथ उद्यानिकी फसलों को भी अपनाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष प्रदेश में 13,110 हेक्टेयर उद्यानिकी फसलों का विस्तार कर 42,430 किसानों को 44 करोड़ 85 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त किया गया है। बाजार में मसाला फसलें हल्दी, लहसुन, हरी और लाल मिर्ची, अदरक, धनिया, मेथी, जीरा और सौंफ की फसलों की बढ़ती मांग से भी कृषक इसके उत्पादन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आलू फसल में कंद बनने के पहले बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद ही अगेती झुलसा रोग आता है, जिसके कारण पत्तियों पर काले गोल धब्बे बन जाते हैं, जो बढ़कर पत्तियों की भोजन संचार व्यवस्था में बाधा डालते हैं और आलू के कंदों के विकास में कमी लाकर उत्पादन प्रभावित करते हैं। आलू पर दिसंबर-जनवरी के आसपास कम तापमान और भारी नमी के कारण पिछेती झुलसा भी पत्तियों पर आता है, जो अधिक हानिकारक होता है। एक रात में फसल चौपट करने वाली क्षमता ये रखता है। अगेती झुलसा की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतर से 2 से 3 छिड़काव कर सकते हैं। तामरयुक्त फफूंदनाशी डाइफोलेटॉन अथवा बोडो मिश्रण ताज़ा बनाकर 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतर से करें, साथ ही सिंचाई नियंत्रित करें। पावर टिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी है। इस यंत्र से चना, अरहर, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों में निदाई गुड़ाई करना बेहद आसान हो जाता है। 6 से 8
अश्क शक्ति वाला ये पावर टिलर मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतराल वाली फसलों की निदाई गुड़ाई आसानी से करता है। कम समय में अधिक काम करने वाले इस यंत्र में खिंचाई प्रणाली के साथ ही ढांचा लगा होता है, जिसमें हत्था, प्रचालन, पहिया एवं स्विप आदि लगाए गए हैं, जिसके कारण इससे चलाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।